जय हिंद गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरमीडिएट का फिजिक्स का एनसीईआरटी, जिसका आज सेकेंड क्लास है। हम लोग प्रथम क्लास पढ़ चुके हैं। आइए आज हम लोग सेकेंड क्लास में पढ़ते हैं। उसके आगे हमने पिछले क्लास में पढ़ा था चार्ज की उत्पत्ति कैसी हुई, चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, इकाई आवेश क्या होता है, सबसे छोटा आवेश क्या होता है। तो ये सब आप अगर नहीं देखे हैं जरूर देख लेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और अगर नए व्यूअर हैं आप तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच सके और आप देख सकें। दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और पसंद आता है तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज हम उसके आगे पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल हम लोग चैप्टर को कवर करते हुए पढ़ रहे हैं, तो आप इसके टेंशन मत लीजिएगा, आप निसंकोच पढ़िए। आवेशन की विधि। आवेशन की विधि मतलब कोई यदि चालक है वो आवेशित नहीं है, उसे हमें आवेशित करना है, तो कितनी विधियां हैं? तो 3 विधियां फिलहाल हैं: चालन विधि, प्रेरण विधि और घर्षण विधि। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं ये चालन विधि क्या है। तो चालन विधि को ही हम कहते हैं कंडक्टर मेथड। इसी को हम कहते हैं कंडक्टर, ठीक है ना, या कंडक्शन बोलते हैं। कंडक्शन कर सकते हैं इसको आप। चालन विधि, इसमें क्या होता है तो ध्यान देंगे। यदि मेरे पास कोई एक चालक है जो कि अआवेशित है, उसमें कोई आवेशन नहीं है, और एक मेरे पास और है जिसमें कोई ना कोई चार्ज है। मान लीजिए इसमें ऋण चार्ज है, ऋण चार्ज इसमें है। ठीक है, जब इस वाले चालक को हम इसके पास लाएंगे और इसमें हम क्या करेंगे तो स्पर्श करा देंगे, यानी इसको टच करा देंगे, तो आप क्या पाएंगे, इसमें का चार्ज उसमें चला जाएगा और इसमें चार्ज कुछ फैल जाएगा। ठीक है, इस विधि को कहते हैं आवेशन करने की चालन विधि। और इसमें प्रश्न उठता है कि क्या 2 2 4 2 6 है, तो क्या इसमें आधा और इसमें आधा जाएगा? ये जरूरी नहीं है। हाँ, अगर दोनों समान प्रकार के पदार्थ से बने हुए हैं और उनका आकार भी समान है, तो ऐसा होगा कि इसका आधा इसमें चला जाएगा और आधा रह जाएगा। लेकिन यह हर कंडीशन में सही नहीं है। ठीक है, तो ये हमने देखा आवेशन करने की चालन विधि। ठीक है, तो आइए हम आगे देखते हैं प्रेरण विधि क्या है। इसको हम कहते हैं इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड कहते हैं। इसमें क्या होता है तो आइए देखते हैं, समझते हैं हम चीजों को। इसमें क्या होता है कि मेरे पास यदि मान लीजिए कोई गोला है जो कि आवेशित नहीं है, ठीक है, और मेरे पास एक अन्य गोला है जो आवेशित है, या यह आवेशित नहीं है और यह आवेशित है। ठीक है, इसमें चार्ज है मान लीजिए ऋण। ठीक है, ये आवेशित नहीं है, लेकिन जब इसको हम करीब लाएंगे, इसको इसके करीब ले जाएंगे, टच नहीं कराएंगे, केवल करीब ले जाएंगे, तो क्या होगा कि इसमें ऑटोमेटिक इस तरफ धन चार्ज आ जाएगा, यहां पे ऋण चार्ज हो जाएगा। ये कहां से आ गया तो आप ध्यान देंगे, आपको पता है कि कोई पदार्थ जो होता है उसके अंदर परमाणु होते हैं। ठीक है, और चूंकि चालक है तो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, और कुछ पॉजिटिव जिससे निकले होते हैं परमाणु से, वो पॉजिटिव भी वहां पे होता है। ठीक है, जो उसके अंदर होते हैं, क्योंकि जो चालक होते हैं ना उसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण ऋण आवेश भी होता है, और जिससे निकले हुए होते हैं, जिस परमाणु से निकले हुए होते हैं ये, वो परमाणु धन आवेशित भी होते हैं। चूंकि ऋण आवेशित है, क्या करता है, धन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है और ऋण को रिपेल कर देता है, मतलब प्रतिकर्षण कर देता है, इसलिए उधर चला जाता है। अब हम क्या करेंगे कि यहां पे कोई अन्य अआवेशित लाएंगे जिसको हमको चार्ज आवेश करना है, और टच कराएंगे तो क्या होगा, इसमें से इसमें चला जाएगा
क्या, जो इस साइड होगा ऋण, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, इसको हम अलग कर लेंगे। और जब अलग कर लेंगे तो इसमें रह जाएगा आपका धन और इसमें रह जाएगा आपका ऋण, ठीक है। ऐसा आपका ये जो था चार्ज नहीं था, लेकिन अब क्या हो चुका है, चार्ज हो गया। इस विधि का नाम है इंडक्शन मेथड, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकेंड मेथड, प्रेरण विधि, इंडक्शन मेथड हो गया चार्ज करने का। आइए हम देखते हैं ये। तो घर्षण तो आप जानते ही हैं कि जब किसी प्लास्टिक को रगड़ते हैं अपने बाल से, या रगड़ते हैं कांच को बिल्ली की खाल से, रगड़ते हैं आबनूस को बिल्ली की खाल से, रगड़ते हैं अंबर को हम ऊनी पदार्थ से, तो उसमें एक आवेश पैदा हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि जब रगड़ खाते हैं तो किसी एक पदार्थ के परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल करके सेकेंड प्रकार के पदार्थ में चले जाते हैं, तो जिससे निकलता है उसमें धन चार्ज पैदा होता है और जिसमें निकल के जाता है उसमें ऋण चार्ज होता है। ये बात अगर समझ गए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझे हैं तो इसको अगले हम पीरियड में इसको लेंगे और विधिवत समझने का प्रयास करेंगे कि कोई आवेश कैसे हो जाता है। आइए हम लोग कूलाम्स लॉ पढ़ते हैं आगे। कूलाम्स लॉ पढ़ें उससे पहले हम कुछ बातें पढ़ लेते हैं। जैसे में आवेश धन होते हैं और ऋण होते हैं, ये बात, एक कल्पना कहां से आई, तो ध्यान देंगे। जब पता हो गया था 1600 ईस्वी के आसपास में कि हम विभिन्न पदार्थों को रगड़ते हैं आपस में, तो उनमें एक चार्ज होता है, एक आवेश आता है, एक गुण आता है जो आकर्षण या प्रतिकर्षण कर लेते हैं। तो क्या हुआ कि ऐसे ही विभिन्न विभिन्न, मतलब कहने का यह था कि जैसे मान लीजिए मेरे पास अगर ऊनी कपड़ा है, उससे एक हम अंबर को रगड़ दिए, फिर सेकेंड छड़ को भी रगड़ दिए, तो हमारे पास दो छड़ मिलेंगे और दोनों छड़ अंबर के ही हैं और रगड़े गए हैं ऊनी कपड़े से, तो दोनों में समान ही आवेश पैदा हुआ होगा। तो उनमें क्या देखा गया, आकर्षण पाया गया। ऐसे ही फिर आबनूस की छड़ को लिया गया और उसको बिल्ली के खाल से रगड़ा गया, तो एक को रगड़ा गया फिर सेकेंड को रगड़ा गया, तो दोनों में समान तरह की आवेश पाए जाएंगे, उनमें भी प्रतिकर्षण पाया गया। मतलब दिमाग में ये बात आई लोगों के, खासकर वैज्ञानिक के, कि दो तरह के अगर सेम प्रकृति के आवेश हैं तो सेम प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण हो रहा है, ठीक है। तो इसी कल्पना पर, इसी परिकल्पना पर आगे जब उन्होंने प्रैक्टिकल किया तो पाया कि जब आबनूस की छड़ को रगड़ा गया बिल्ली के खाल से, कांच को रगड़ा गया किसी ऊनी कपड़े से या किसी अन्य पदार्थ से, और रबड़ को रगड़ा गया ऊनी कपड़े से, ऐसे जब रगड़ा गया विभिन्न विभिन्न पदार्थों को और विभिन्न पदार्थों को रगड़ने के बाद आपस में लाया गया, तो उनमें प्रतिकर्षण भी हो रहा था और कुछ में आकर्षण भी होने लगा। तो जहां आकर्षण हो रहा था, लोगों के मन में बात आई कि आकर्षण तभी हुआ होगा जब दोनों आवेश अलग अलग होंगे, नहीं तो अगर सेम आवेश होते तो प्रतिकर्षण हुआ होता। तो यहां से दो तरह के आवेश होने की दिमाग में बात आई और हम धन और ऋण दो आवेश की बात करते हैं, ठीक है। आइए अब शुरू करते हैं हम लोग कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ, वास्तव में कूलाम एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने दो आवेश, अगर यहाँ पे Q1 है और यहाँ पे Q2 है, दो आवेश है, इनकी बीच की दूरी जो है r है, ये तो हम जान चुके हैं कि दोनों आपस में प्रतिकर्षण करेंगे या तो आकर्षण करेंगे। अगर सेम प्रकृति के हैं, धन धन है तो प्रतिकर्षण करेंगे, अगर ऋण ऋण है तो भी प्रतिकर्षण करेंगे। लेकिन अगर विजातीय हैं, विभिन्न, एक धन एक ऋण है, तो उनमें आकर्षण होगा। तो बल इस पर लगाएगा ये आवेश और ये लगाएगा इस पर बल, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि बल जो लगेगा उसका मान कितना होगा, दिशा क्या होगी। इसी मान को, इसी परिमाण को ज्ञात करने के लिए कूलाम ने कुछ प्रैक्टिकल किया। उस प्रैक्टिकल के आधार पर निष्कर्ष बताया। उसने बताया कि दो आवेश Q1 Q2 के बीच लगने वाला जो बल होता है वह बल समानुपाती होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के, ठीक है।
मतलब इनका गुणनफल का मान यदि बढ़ता है तो लगने वाला बल का मान भी बढ़ेगा। फिर बताया कि जो F है बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ऐसे, अर्थात जब दूरी का मान घटेगा तो उसके स्क्वायर का मान जब घटेगा तो F का मान बढ़ेगा, क्योंकि जब उल्टा होती है राशियां, व्युत्क्रमानुपाती होती हैं राशियां तो उल्टा व्यवहार करती हैं। ये आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप देख सकते हैं यहां से। ठीक है, जब दोनों को जोड़ा गया, दोनों प्रतिकलों को एक साथ जोड़ा गया तो F का F ही रहता है, विज्ञान का नियम होता है। और ये आपस में ऊपर वाला ऊपर रह जाता है, नीचे वाला नीचे हो जाता है, ऐसे अर्थात ऐसे बन जाता है। ठीक है, फिर जब बराबर से किया गया तो एक कांस्टेंट का गुणा किया गया K इंटू Q1 Q2 बटा में R²। इसको हम कहते हैं कांस्टेंट, समानुपातिक नियतांक बोलते हैं। ठीक है, इसी के मान को बाद में प्रतिस्थापित किया गया और इसकी जगह पर रख दिया गया 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, इंटू के रख दिया गया और इंटू Q1 Q2 बटा में R²। एक लास्ट देखा जा तो दो आवेशों Q1 और Q2 पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो होता है वह बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू के इंटू Q1 Q2 बटा में R²। यह है कूलम्ब्स बल, यानी दो आवेशों पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण इतना होगा, जहां पे एप्सिलॉन क्या होती है, जिस माध्यम में आवेश रखे गए हैं उस माध्यम की वैद्युतशीलता है, वैद्युतशीलता है, और के क्या है, उस माध्यम का परावर्तनांक कहलाता है। ठीक है, आर क्या है, तो दोनों आवेश की बीच दूरी है, और Q1 Q2 तो आवेश दिख रहा है आपको, जो इसका मात्रक आएगा वह न्यूटन आएगा, क्योंकि यह बल है। ठीक है, उन्होंने ये भी बताया कि जो बल लग रहा है वास्तव में बल, ये बल दोनों पर लगेगा, और दोनों पर लगेगा अर्थात यह जो है इस पर इतना बल लगाएगी और यह भी इस पर उतना ही बल लगाएगी, चाहे ये आवेश छोटा हो, ये बड़ा हो, या यह छोटा हो यह बड़ा हो, मतलब विपरीत हैं, भिन्न भिन्न परिमाण के हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे पर समान बल लगाएंगे। कहां लगाएंगे, जिस लाइन में है उसी लाइन में लगाएंगे, आकर्षण या प्रतिकर्षण, ध्यान दीजिएगा चिन्ह के हिसाब से। तो कूलाम ने हमें दोनों के बीच लगने वाले बल का परिमाण शास्त्र दोनों बता दिया, जो आपके सामने है। ठीक है, कूलाम्स के लॉ में F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू के होता है, इंटू Q1 Q2, ये आपने देखा। लेकिन जब माध्यम क्या हो, तो माध्यम वायु हो या निर्वात हो, वायु हो या निर्वात हो, मतलब जो दोनों आवेश रखे गए हैं, दोनों आवेश या तो किसी निर्वात में हो या तो हवा में है, तब क्या होता है उस समय क्या होता है, के का मान जो परावर्तनांक है हवा का निर्वात का वह 1 होता है, और उस समय हम इसको विद्युतशीलता को जो कि यहाँ पे एप्सिलॉन है, इसको हम एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं F का मान तब क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा ये वाला, और इसका मान 1 हो जाएगा, और Q1 Q2 हो जाएगा बटा में R² हो जाएगी। ठीक है, ये आपका हमको मिलेगा परिमाण। जहां पे यह एक कांस्टेंट है, जहां पे यह एक कांस्टेंट है, तो
तो 1/4πε0 ये कांस्टेंट होती है, इसकी जो वैल्यू होती है 9.0 गुणे 10 के घात 9 होता है। ठीक है, इतना इसका होता है। जो इसमें हवा के लिए विद्युतशीलता है उसका जो मान होता है उसका होता है 8.85 10⁻⁵। क्या -5 होता है? तो होता है न्यूटन, सॉरी होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन और प्रति मीटर स्क्वायर, ये होता है आपका इसका मात्रक। ठीक है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। आइए हम लोग कूलाम के सूत्र का सदिश रूप पढ़ते हैं। जो अभी हमने पढ़ा वास्तव में वह केवल परिमाण के लिए था। क्या होगा सदिश रूप? ध्यान दीजिएगा। तो सदिश रूप होता है F बराबर 1/4πε0, यदि हवा में आवेश यदि है तो Q1 Q2 बटा में r² होगा। ठीक है, और यहाँ जो r है उसका कैप करना पड़ता है, माने जो दिशा है, जो हमारी मिलाने वाली रेखा है, उसी लाइन पर हमारा बल काम करता है। न्यूटन ने ऐसा बताया था। जैसे में मेरे पास यदि Q है और Q1 है और ये Q2 है, तो मिलाने वाली रेखा की दिशा में ही बल लगता है, इधर या उधर। ठीक है, मतलब जो हमारी R है उसी के हिसाब से हमें दिशा बताना होगा। मतलब R के तरफ हो सकता है यहां से वहां लगा हो या यहां से यहां। मान लो इसके 1 है 2 है, तो इसी को हम कहते हैं R12 भी कहते हैं। कब? जब 2 से 1 की ओर लगता हो, और जब 1 से 2 तक लगेगा इसको हम R21 बोलेंगे। ठीक है ना। तो हम उतना व्याख्या नहीं करने जा रहे हैं, हम उतना डिग्री नहीं जा रहे हैं, हम बस एक इवरेज दे रहे हैं आपको कि आइडिया मिल जाए। इवरेज जान जाएंगे तो आप समझ में वो चीज पाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमको आर कैप करना पड़ता है। वास्तव में आर कैप क्या है? तो देखिए, जो आर कैप होता है मतलब इसका मतलब होता है कि आर वेक्टर बटा में आर माड होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी इसका मतलब होता है एकांक परिमाण वाला दिशा बताने वाला। ठीक है, तो इसका परिमाण 1 होता है और दिशा बता रहा है किधर? आर के तरफ। अब आर का मतलब क्या है? यह भी हो सकता है और यह भी हो सकता है। 1 से 2 की ओर या 2 से 1 की ओर हो सकता है। तो हमने बस एक बताया ओवरऑल। तो आप देखिए इसको, तो आपका ये होता है सदिश रूप। ठीक है, या F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटा में r², और इसको हटाएंगे, इसका मान रखेंगे आप यहां से, तो क्या हो जाएगा? r वेक्टर हो जाएगा बटा में r माड। ठीक है, r माड का मतलब परिमाण है, और जो यहां हमने r प्रयोग किया है वो भी क्या है? परिमाणी है। तो गुणा हो जाएगा आपस में, और क्या हो जाएगा? 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटा में r³ हो जाएगा ना, हो जाएगा r वेक्टर। तो आपका यह भी एक सदिश रूप हुआ। देख लीजिए, तो जब भी r³ नीचे दिया हो तो घबराने की बात नहीं है, यहाँ पे r वेक्टर प्रयोग किया गया होगा, और जब यहाँ स्क्वायर दिया हुआ होगा तो यहाँ पे r कैप दिया होगा, और कहीं ना कहीं यहाँ पे लिखा हुआ होगा 1 2 या 2 1। तो वो बात आप यहाँ समझ सकते हैं, मैंने नहीं लिखा है, बस इवरेज लिख दिया ऐसे ही। तो ये बात समझ में आपको आ गई होगी। इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, और जो किताब में आप क्रम से दिया हुआ है। तो अगले वीडियो मिलते हैं फिर। धन्यवाद।